नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का समीर पाठशाला में। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक नोवेल को जिसका नाम है द स्कारलेट लेटर, और इस नोवेल को नथानियल हॉथरॉन ने लिखा है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि नथानियल हॉथरॉन ने इस नोवेल का नाम द स्कारलेट लेटर ही क्यों दिया और कोई नाम क्यों नहीं दिया, सबसे पहले यही हम समझेंगे। तो स्कारलेट का मतलब समझ लीजिए। स्कारलेट का मतलब होता है ए ब्राइट रेड कलर, यानी कि एक चमकीला लाल कलर, है ना। और लेटर का मतलब यहां पर कोई पत्र नहीं है, लेटर का मतलब है अल्फाबेटिक करेक्टर। इस नोवेल के अंदर आपको एक अल्फाबेटिक करेक्टर भी देखने के लिए मिलेगा जो इस नोवेल की प्रोटोगोनिस्ट हेस्टर प्राइन को दिया गया है। अब जान लेते हैं वो किस लेटर की बात हुई है इस नोवेल के अंदर। वो लेटर है ए का। ए लेटर इसे इसलिए दिया गया है हेस्टर प्राइन को क्योंकि इस लड़की ने अडल्ट्री की है। अडल्ट्री का मतलब होता है कि एक ऐसी लड़की जिसका हस्बैंड अभी जीवित है, उसके बावजूद भी उसने किसी दूसरे मर्द के साथ फिजिकल रिलेशन बना लिए हैं। इसी वजह से हेस्टर प्राइन को ये अडल्ट्री शब्द दिया गया था, यानी कि ए शब्द जो है अल्फाबेटिक कैरेक्टर दिया गया था। ये हमेशा इसके कपड़ों के ऊपर बना रहता है, आप लोग इमेज में देख सकते हैं, ताकि ये लड़की अपनी गलती का एहसास करती रहे और इसको इस बात की शर्मिंदगी हमेशा बनी रहे। आइए मैं आपको इसके कुछ की फैक्ट्स बता देता हूं। कुछ की फैक्ट्स में आप लोगों को पता तो चल ही गया है कि हम लोगों के इस नोवेल का नाम द स्कारलेट लेटर है, जिसे अमेरिकन नोवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर नथानियल हॉथरॉन ने लिखा है। इसको लिखने की जो टाइम पीरियड है वो 1848 के आसपास इन्होंने लिखना स्टार्ट किया था और 1850 में इसे लिखकर कंप्लीट कर दिया था और इसे 1850 में ही पब्लिश करा दिया गया था। अब नथानियल हॉथरॉन का ये इतना बेहतरीन वर्क है कि ये नथानियल हॉथरॉन के मास्टरपीस कहा जाता है। इसके जोनर की बात करें तो ये एक हिस्टोरिकल नोवेल है। इसकी सेटिंग है बोस्टन मैसाचुसेट्स में। ये अमेरिका में ही सेट है। बोस्टन जो है मैसाचुसेट्स नाम के स्टेट की जगह है और इसकी सेटिंग 1640 के दशक में है, यानी कि जब ये नोवेल 1850 में पब्लिश हुआ था उससे 200 साल पहले की ये कहानी है। इसकी थीम की बात करें तो इसकी थीम में हमें सिन, गिल्ट, रिडेम्पशन और ह्यूमन कंडीशन के बारे में बताया गया है। इस नोवेल का जो प्रोटोगोनिस्ट है वो एक लड़की हेस्टर प्राइन है और एंटागनिस्ट जो है इसी हेस्टर प्राइन का हस्बैंड है रोजर चिलिंगवर्थ। तो ये सारे के सारे की फैक्ट हैं। अब मैं आप लोगों को इस नोवेल के कुछ कैरेक्टर के साथ फैमिलियर करा देता हूं ताकि आप लोगों को ये नोवेल की समरी समझने में बहुत ही आसानी हो। सबसे पहला कैरेक्टर है हेस्टर प्राइन, जो कि इस नोवेल की प्रोटोगोनिस्ट भी है और इसी हेस्टर प्राइन को ए मार्क जो है वो दिया जाता है क्योंकि इस लड़की हेस्टर प्राइन ने अडल्ट्री की है। इसके अलावा इस हेस्टर प्राइन का हस्बैंड रोजर चिलिंगवर्थ है। रोजर चिलिंगवर्थ हेस्टर प्राइन का हस्बैंड है और बहुत लंबे समय तक हेस्टर प्राइन से दूर रहता है। वो कहाँ रहता है कुछ इसके बारे में पता नहीं होता और हेस्टर प्राइन से ये एज में भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। अब जब रोजर चिलिंगवर्थ हेस्टर प्राइन के साथ नहीं रहता तो हेस्टर प्राइन एक लड़के के, यानी कि जिस लड़के का नाम है आर्थर डिमेस्डेल, उसके संबंध में आ जाती है। मतलब इसी के साथ इसका जो अफेयर है वो शुरू हो जाता है। और ये जो डिमेस्डेल है ये प्यूरिटन मिनिस्टर है, बोस्टन में रहने वाला ही और धार्मिक टाइप का व्यक्ति भी है। हेस्टर प्राइन के संबंध इसके साथ बन जाते हैं। अब इसके ऐसे संबंध होने, अफेयर चलने के बाद जो फिजिकल रिलेशन बनते हैं हेस्टर प्राइन के और आर्थर डिमेस्डेल के, उससे एक बेटी होती है जिसका नाम है पर्ल। ये बेटी हेस्टर प्राइन और आर्थर की है। ठीक है जी, तो ये इसके खास खास कैरेक्टर हैं। अब मैं आप लोगों को इस नोवेल की समरी बता देता हूं। इस कहानी के नैरेटर का नाम नथानियल हॉथरॉन ने हम लोगों को नहीं बताया है, लेकिन नैरेटर के बारे में हम लोगों को एक चीज पता है कि ये सैलम नाम की जगह के एक कस्टम हाउस में काम करता है। अब कस्टम हाउस जो होता है एक टैक्स कलेक्शन एजेंसी है, वहां काम करता है। अब उसके कस्टम हाउस में, यानी कि जो टैक्स कलेक्शन एजेंसी है वहां पर बहुत बहुत पुराने दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं। उन्हीं डॉक्यूमेंट्स के बीच में इस कहानी के नैरेटर को एक मेन्यू स्क्रिप्ट रखी हुई मिलती है जो लगभग 200 साल पुरानी है। इस मेन्यू स्क्रिप्ट के ऊपर ए शब्द बना हुआ है।
तो नैरेटर उसको उठाकर रख लेता है कि जब कभी फ्री टाइम होगा मैं इस कहानी को पढ़कर एक कहानी जरूर लिखूंगा। अब जब नैरेटर की जॉब चली जाती है तो उसके पास करने के लिए कोई भी काम नहीं रहता, तो वो मेन्यू स्क्रिप्ट को उठाता है और उस मेन्यू स्क्रिप्ट से एक कहानी को लिखता है जिसका नाम वो द स्कारलेट लेटर देता है। ठीक है जी। नथानियल हॉथरॉन ने इसे 1850 में लिखा है, लेकिन जब नैरेटर इस कहानी की मेन्यू स्क्रिप्ट को पढ़ता है तो वो 1640 के दशक में लिखी हुई कहानी है। तो आइए अब इस कहानी को हम पढ़ना शुरू करते हैं और समझते हैं क्या है इसकी समरी। ये तो अभी तक मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन इसका दिया था। अब देखिए ये कहानी शुरू होती है 1640 के आसपास, है ना। 1640 के दशक में, मतलब 1640 से 1650 के बीच में ये कहानी की सेटिंग है और इसको हम 17वीं शताब्दी भी कह सकते हैं। और जगह है जहां पर ये सेटिंग हुई है इस नोवेल की, बोस्टन। बोस्टन नाम की जगह है जहां पर प्यूरिटन लॉज को बहुत ही सख्ती के साथ पालन किया जाता है। अब इस बोस्टन में रहने वाली एक महिला हेस्टर प्राइन है। हेस्टर प्राइन अभी जेल से बाहर निकलकर आ रही है। लोगों की भीड़ उसे देखने के लिए इकट्ठा हो रही है। इतनी ज्यादा भीड़ है मानो उस औरत ने कोई ऐसा जुर्म कर दिया है जो आज तक किसी ने ना किया हो। लोगों की बहुत ज्यादा भीड़ है, लोग उसे देखना चाहते हैं, लेकिन सभी लोग भीड़ की वजह से उसे नहीं देख पाते। इसीलिए हेस्टर प्राइन को एक ऊंचे चबूतरे पर खड़ा कर दिया जाता है ताकि उस औरत को सब देख सके जिसने एडल्टरी जैसा जुर्म किया है। अगर आप प्यूरिटन लॉज की बात करोगे, प्यूरिटन धर्म की बात करोगे, तो उसमें एडल्टरी एक बहुत बड़ा क्राइम है। तो हेस्टर प्राइन को एक ऊंचे चबूतरे पर खड़ा कर दिया जाता है ताकि लोगों की भीड़ उसे देख सके और हेस्टर प्राइन को अपने जो गलत काम है, एडल्टरी है, उसके लिए शर्मिंदगी फील हो सके। अब इस भीड़ में ही हेस्टर प्राइन का हस्बैंड रोजर चिलिंगवर्थ भी आया हुआ है। वो भीड़ में से ही एक इंसान से पूछता है कि हेस्टर प्राइन को वहां क्यों खड़ा किया गया है, उसका जुर्म क्या है। तो लोग बताते हैं उसे कि हेस्टर प्राइन का पति एक स्कॉलर था, वो किसी ना किसी रिसर्च के लिए बाहर चला गया होगा। तो उस बीच में हेस्टर प्राइन्स ने किसी इंसान के साथ शारीरिक संबंध बना लिए, जिसकी वजह से हेस्टर प्राइन को एक बेटी भी हुई और हेस्टर प्राइन ने उसका नाम पर्ल रखा है। इसीलिए उसकी छाती पर एडल्टरी के रूप में, यानी कि जिससे उस लड़की को हमेशा शर्मिंदगी फील होती रहे, उसकी छाती पर ए शब्द बनवा दिया गया है। ठीक है। इस सब को सुनने के बाद हेस्टर प्राइन का हस्बैंड रोजर चिलिंगवर्थ जो है वो ये सोचता है कि जिस इंसान ने भी हेस्टर प्राइन के साथ एडल्टरी की है उस इंसान को तो जान से मार देना चाहिए, फांसी पे लटका देना चाहिए। अब ये रोजर चिलिंगवर्थ जो है बोस्टन नाम की जगह पर ही सेटल हो जाता है और वहां पर एक डॉक्टर के रूप में रहता है। अब डॉक्टरी का इसे डी भी नहीं आता, यानी कि इसे डॉक्टरी की ने कोई प्रैक्टिस नहीं की है, लेकिन बोस्टन में ये भेष बदलकर एक डॉक्टर के रूप में रहने लगता है ताकि वो हेस्टर प्राइन के लवर का पता लगा सके और उससे बदला ले सके। अब लोग हेस्टर प्राइन से पूछने की कोशिश करते हैं कि अपने लवर का नाम बता दो, हम उसको सजा दे देंगे, तुम्हें छोड़ देंगे, लेकिन हेस्टर प्राइन अपने लवर का नाम नहीं बताती। इसीलिए लोग उसे वापस से जेल में डाल देते हैं। ठीक है, वापस जेल में डाल देते हैं कि चल ठीक है, मत बता, जेल में चली जा। अब हेस्टर प्राइन से मिलने के लिए उसका हस्बैंड रोजर चिलिंगवर्थ जेल में जाता है और उससे पूछने की कोशिश करता है कि तुम्हारे संबंध किसके साथ हैं। तो हेस्टर प्राइन अपने हस्बैंड को भी मना कर देती है कि मैं उसका नाम किसी को भी बताने वाली नहीं हूं। अब हेस्टर प्राइन का हस्बैंड जो है रोजर चिलिंगवर्थ बोस्टन में एक फेक फिजिशियन बनकर रह रहा है। वो अपनी वाइफ से कहता है मेरी आइडेंटिटी तुम्हें किसी को भी नहीं बतानी है। अब लगभग 3 साल का समय बीत जाता है। हेस्टर प्राइन पिछले 3 सालों से जेल में ही है। अब उसे जेल से रिहा किया जाता है, लेकिन अभी भी हेस्टर प्राइन को सजा के तौर पर बोस्टन में रहने की इजाजत नहीं दी जाती। वो रेसिडेंशियल एरिया में नहीं रह सकती। इसीलिए हेस्टर प्राइन जंगल के पास एक झोंपड़ी बना लेती है। उसी झोंपड़ी में अपनी बेटी पल के साथ रहना स्टार्ट कर देती है। अब खाने कमाने के लिए वो क्या करती है कि वो कपड़े सीने का काम कर देती है। हालांकि जो लोग उसे कपड़े सीने का काम देते हैं वो लोग भी हेस्टर प्राइन से दूरी बनाकर रखते हैं। एक दिन हेस्टर प्राइन की बेटी पर्ल अपनी माँ हेस्टर प्राइन से पूछती है कि माँ, तुम्हारे सीने पर ये ए मार्क क्यों बना हुआ है। जवाब में हेस्टर प्राइन उसे कुछ नहीं बताती, लेकिन
जो उसकी बेटी है पर्ल, वो इसे जानने की कोशिश करती है कि क्यों इन्होंने अपने सीने पर ये ए साइन बना रखा है। अब कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ दिन बीतने के बाद कुछ अधिकारी लोग आते हैं और वो पर्ल को अपने साथ ले जाने के लिए कहते हैं। क्यों? क्योंकि पर्ल के ऊपर कहीं उसकी मां का गलत साया ना पड़ जाए, कहीं उसकी बेटी भी गलत कामों में ना पड़ जाए, इसीलिए अधिकारी लोग उसे लेने के लिए आते हैं। लेकिन उन अधिकारियों से प्यूरिटन मिनिस्टर आर्थर डिमेस्डेल कहता है कि नहीं, पर्ल को उसकी मां हेस्टर के साथ ही रहने दिया जाए। अब जो आर्थर डिमेस्डेल है ये क्यों हमदर्दी दिखा रहा है हेस्टर के साथ, ये देखकर रोजर चिलिंगवर्थ जो है उस पे शक करने लगता है कि कहीं हेस्टर का लवर ये आर्थर डिमेस्डेल ही तो नहीं है। अब आर्थर डिमेस्डेल बहुत परेशान रहने लगता है, मेंटली डिसऑर्डर से गुजरने लगता है और उसे धीरे धीरे करके एक दिल की बीमारी यानी कि हार्ट पेशेंट वो हो जाता है, दिल की बीमारी उसे हो जाती है। अब बोस्टन में एक फिजिशियन रहता है जो कि हेस्टर का हस्बैंड है, रोजर चिलिंगवर्थ। अब जो डिमेस्डेल है रोजर चिलिंगवर्थ के पास जाता है और उससे अपना इलाज कराता है। अब रोजर चिलिंगवर्थ को तो पहले से ही शक है कि कहीं उसकी वाइफ के नाजायज संबंध इस डिमेस्डेल के साथ तो नहीं है। इस डिमेस्डेल की तबीयत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है, जिसकी वजह से चिलिंगवर्थ डिमेस्डेल से कहता है कि डेफिनेटली तुमने कोई ना कोई गलत काम किया है, तुमने कोई गलत काम किया है, इसीलिए तुम्हारे ऊपर कोई भी दवाई काम नहीं कर रही है, जिसकी वजह से तुम्हारी तबीयत दिन प्रतिदिन जो है खराब होती जा रही है। अब एक दिन डिमेस्डेल सो रहा होता है। डिमेस्डेल को सोते हुए देखकर चिलिंगवर्थ उसके पास जाता है और उसके सीने पर ए शब्द बना हुआ देखता है। अभी तक तो इस चिलिंगवर्थ को सिर्फ शक था कि कहीं उसकी वाइफ हेस्टर का जो लवर है वो डिमेस्डेल तो नहीं है, लेकिन डिमेस्डेल के सीने पर ए शब्द बना हुआ देखकर उसे पूरा यकीन हो जाता है कि जो हेस्टर है उसके नाजायज संबंध इस डिमेस्डेल के ही हैं। डिमेस्डेल की लगातार तबीयत खराब होती जा रही है, इसके बावजूद भी चिलिंगवर्थ उसे अलग अलग तरीके से टॉर्चर कर रहा है। डिमेस्डेल बहुत ही परेशान है और वो उसी चबूतरे पर, उसी ऊंचे चबूतरे पर जाकर खड़ा हो जाता है जहां पर एक दिन हेस्टर को भी खड़ा होना पड़ा था और लोगों के सामने उसे नीचा देखना पड़ा था। उसी चबूतरे पर डिमेस्डेल इसलिए जाकर खड़ा होता है ताकि उसे खुद को भी शर्मिंदगी फील हो सके। अब पल जो है 7 साल की लड़की हो चुकी है, 7 साल का समय बीत चुका है। हेस्टर और उसकी बेटी पल कहीं से वापस आ रहे हैं और रास्ते में वो देखते हैं डिमेस्डेल उसी ऊंचे चबूतरे पर खड़ा हुआ है। उसकी हालत बिगड़ती ही जा रही है, बिगड़ती ही जा रही है। उसकी बेटी यानी डिमेस्डेल की बेटी पल डिमेस्डेल के पास आकर कहती है कि पिताजी, हमें आप पब्लिकली एक्सेप्ट कर लीजिए। अब उसके पिताजी शब्द कहने से ये कंफर्म हो जाता है कि जो हेस्टर के नाजायज संबंध थे वो और किसी से नहीं, डिमेस्डेल से ही थे, है ना। और डिमेस्डेल की बेटी ही ये पल है। अब डिमेस्डेल की हालत बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है तो हेस्टर समझ जाती है कि उसका हस्बैंड चिलिंगवर्थ उसे अलग अलग तरीके से टॉर्चर कर रहा है। इसीलिए जो ये हेस्टर है अपने हस्बैंड चिलिंगवर्थ से मिलने के लिए जाती है और उससे कहती है कि तुम डिमेस्डेल को टॉर्चर करना बंद करो, उसकी तबीयत जो है पूरी तरह से खराब होती हुई जा रही है। हेस्टर डिमेस्डेल से जंगल में मिलने का वादा करती है कि हम दोनों जंगल में मिलेंगे और इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई सल्यूशन निकालेंगे। ये दोनों जंगल में मिलने के लिए जाते हैं और जंगल में बात करते हैं। वो सोचते हैं कि अब इस प्रॉब्लम से कैसे छुटकारा पाया जाए, लेकिन एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है जब हेस्टर अपने लवर डिमेस्डेल को यह बताती है कि जो चिलिंगवर्थ है वो उसका हस्बैंड है और वो अलग अलग तरीके से डिमेस्डेल को टॉर्चर कर रहा है, इसी वजह से वो यहां से भागना चाहती है। अब ये दोनों प्लान बनाते हैं हेस्टर और डिमेस्डेल कि हम जल्दी ही यूरोप भाग जाएंगे और यूरोप में जाकर एक परिवार की तरह रहेंगे। अब प्लान बन गया यूरोप में भागने का, लेकिन भागने से पहले इस डिमेस्डेल को एक धार्मिक उपदेश चर्च में देना है। चर्च में उपदेश देने के बाद ये यहां से भाग जाएंगे। अब किसी भी तरह से जो चिलिंगवर्थ है यानी कि हेस्टर का हस्बैंड है, उन्हें इनके भागने की प्लानिंग पता चल जाती है कि डिमेस्डेल और हेस्टर एक पानी के जहाज से यूरोप भागने वाले हैं। तो चिलिंगवर्थ भी पानी के जहाज में जाने की पूरी तैयारी कर लेता है और उसी
पानी के जहाज में वो जाने की तैयारी करता है। जब ये बात डिमेंसडेल को पता चलती है तो उसकी परेशानी और बढ़ जाती है। अब दिन आता है चर्च में धार्मिक उपदेश देने का। धार्मिक उपदेश देने का जब दिन आता है, डिमेंसडेल चर्च में जाता है, बहुत सारे लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है, छुट्टी का दिन है, सब लोग उपदेश सुनने के लिए आते हैं। डिमेंसडेल एक बहुत ही अच्छा सरमन देता है, यानी कि उपदेश देता है, सभी लोग उसकी तारीफ करते हैं। जब सरमन खत्म हो जाता है, उपदेश खत्म हो जाता है, तो सब लोग बाहर की तरफ को आते हैं और जो डिमेंसडेल है वो अपने मेंटली डिसऑर्डर की वजह से, यानी कि अपने परेशानी की वजह से, अपने सीने पर बना हुआ ए साइन सभी लोगों को दिखा देता है जो लोग चर्च से बाहर आए हैं। अब ए साइन सभी को दिखाने के बाद ये स्वीकार भी करता है कि उसके नाजायज संबंध हेस्टर के साथ हैं। इसके बाद डिमेंसडेल की तबीयत लगातार खराब होती जा रही है। डिमेंसडेल की बेटी पर्ल उसके पास आती है और अपने पिता को किस करती है, जिसके बाद डिमेंसडेल की मृत्यु हो जाती है। अब पर्ल को डिमेंसडेल की पूरी संपत्ति दे दी जाती है कि लो, ये संपत्ति तुम्हारे पिता की है, तुम ही इसे रखो। अब हेस्टर और पर्ल के पास थोड़ा सा पैसा आ गया है, वो लोग बोस्टन को छोड़कर वहां से चले जाते हैं। बोस्टन को छोड़कर चले जाते हैं। डिमेंसडेल की मृत्यु हो जाती है। डिमेंसडेल की मृत्यु के बाद जो हेस्टर का हस्बैंड है रोजर चिलिंगवर्थ, उसके पास भी कोई करने के लिए काम नहीं है। वो भी थोड़ा थोड़ा सा बीमार रहने लगता है और लगभग 1 साल के बाद चिलिंगवर्थ की भी मृत्यु हो जाती है। पर्ल की शादी उसकी मां एक रईस खानदान में कर देती है और उसकी शादी करने के बाद हेस्टर वापस बोस्टन में आकर अपनी उस पुरानी झोपड़ी में ही रहने लगती है। हेस्टर जब उस झोपड़ी में रहती है तो कभी कभी उसे अपनी बेटी के पत्र मिलते हैं, लेटर्स भी मिलते हैं। हेस्टर अपनी बची हुई पूरी जिंदगी को इसी झोपड़ी में काट देती है और जब उसकी मृत्यु होती है तो हेस्टर को भी डिमेंसडेल की कब्र के पास दफनाया जाता है और इन दोनों की कब्र के ऊपर एक साइन बनाया जाता है, एक लेटर बनाया जाता है। वो लेटर है ए लेटर। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। आई होप ये कहानी आपको समझ में आई है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।